नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सीधे तौर पे लिखा गया है आपके सिलेबस में भी। इनके अनुच्छेद, दायित्व व भूमिका है ना, नियुक्तियां, जो संवैधानिक प्रावधान है, इनकी पर्याप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसा मत समझिएगा मंत्रियों के नाम और पोर्टफोलियो वाला ये वीडियो, नहीं, यहाँ पे पूरे प्रावधान परिचय की बात है। आइए इसी के साथ में शुरू करते हैं वीडियो को परिचय के साथ में। संविधान का अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद की स्थिति से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, शपथ और वेतन तथा भत्तों से संबंधित है। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री शामिल हैं। कौन होते हैं? एक है कैबिनेट मंत्री यानी केंद्रीय मंत्री, जो दूसरे हैं वो है राज्य मंत्री, और तीसरे होते हैं उप मंत्री। इस प्रकार से जो है सबसे ऊपर प्रधानमंत्री होते हैं जो इसकी अध्यक्षता करते हैं। पहला नाम है कैबिनेट मंत्री। ये केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों जैसे गृह, रक्षा, वित्त, विदेश आदि का नेतृत्व करते हैं, और कैबिनेट जो है केंद्र सरकार का मुख्य नीति निर्धारण निकाय है। और यहाँ पर सबसे जानने योग्य जो बात है वो ये है कि तो एक मंत्रालय के पास में कम से कम एक कैबिनेट मंत्री जरूर होता है या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, है ना। तो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री जो है वो किसी भी मंत्रालय का सर्वश्रेष्ठ मंत्री होता है ना। उसके नीचे एक राज्य मंत्री, 1 या 2 जो भी संख्या हो उसके आधार पर राज्य मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री जो है इन्हें या तो मंत्रालय विभागों का या तो स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है, और या तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों से संबद्ध किया जा सकता है, तो वो इनके अंडर में आ जाते हैं, है ना। और फिर है उप मंत्री। वे कैबिनेट मंत्रियों या राज्य मंत्रियों से संबद्ध होते हैं, उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कर्तव्यों में उनकी सहायता करते हैं। कभी कभी जो मंत्रिपरिषद है ना, इसमें एक उप प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकता है। उप प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति ज़्यादातर राजनीतिक कारणों से की जा सकती है। राजनीतिक कारण का क्या अर्थ है? जैसे पॉलिटिकल पावर, है ना, या किसी क्षेत्र में विशेष उनको देना रहे, अगर किसी विशेष कैटेगरी से किसी को चुनना हो, आमतौर पर ये इसी प्रकार से होता है ना। आइए जान लेते हैं अब थोड़ा संवैधानिक प्रावधानों के बारे में। हालांकि संवैधानिक प्रावधान में भी एक इंटरेस्टिंग है, वीडियो डालते समय यही टॉपिक हमारा चल रहा है। अभी हम 75 अनुच्छेद हमने कंप्लीट किए हैं, है ना, और यहाँ पर भी यही टॉपिक है। तो अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए समिति। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी, है ना। राष्ट्रपति समिति से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने की मांग कर सकते हैं, और राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद की गई सलाह के अनुसार कार्य करेंगे, है ना। और कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कोर्ट पे या RTI के माध्यम से ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 75, मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान। इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। जो भत्ते हैं, वेतन है, इस प्रकार की सारी बातें अनुच्छेद 75 में कही गई है। समिति में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये प्रावधान 2003 के 91वें संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था, है ना। पहले नहीं था, मगर फिर जोड़ा गया कि 15% से अधिक नहीं हो सकती। ये 91वां संशोधन था 2003 में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 77, भारत सरकार के कामकाज का संचालन। राष्ट्रपति भारत सरकार के कामकाज के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए तथा मंत्रियों के बीच उक्त कामकाज के आवंटन के लिए नियम बनाएगा, है ना। मतलब कामकाज का जो संचालन है, तो राष्ट्रपति भारत सरकार के कामकाज के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए मंत्रियों के बीच कामकाज के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। कौन? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 78, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को बता रहा है। संघ के मामलों के प्रशासन तथा कानून बनाने के प्रस्तावों से संबंधित समिति के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को संप्रेषित करना। अनुच्छेद 88, सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार, है ना। प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदनों की कुल संयुक्त बैठक तथा संसद की किसी समिति जिसका वह सदस्य नामित किया गया हो, इसकी कार्यवाही में बोलने का तथा भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन वो वोट देने का हकदार नहीं होगा। ये एक बहुत ज़रूरी बात है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं।
जिम्मेदारियों दायित्वों की बात करना भी बहुत ज़रूरी है ना। मंत्रियों की जो जिम्मेदारियां हैं अगर उनकी बात करें तो सबसे पहले सामूहिक जिम्मेदारी। अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सामूहिक जिम्मेदारी लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है ना। मतलब इसका मतलब है कि सभी मंत्री अपने सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, ठीक है। और व्यक्तिगत जिम्मेदारी, अनुच्छेद 75 में ही इस बात को कहा गया है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी का भी सिद्धांत शामिल है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करते हैं, जिसका अर्थ है राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकते हैं जब सामूहिक जिम्मेदारी को लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो, है ना। हालांकि राष्ट्रपति किसी मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटाते हैं, ठीक है। ये है। बाकी और थोड़ा सा जाने तो राज्यों में मंत्रिपरिषद की बात भी एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है ना। इवन राज्यों में तो मंत्रिपरिषद आप सभी को मालूम होगा शायद, राज्यों में मंत्रिपरिषद का गठन और कार्य उसी तरह से किया जाता है जिस तरह से केंद्र में मंत्रिपरिषद, है ना। अनुच्छेद 163 बता रहा है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के गठन की बात, और अनुच्छेद 164 भी बता रहा है मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान की बात। तो यहाँ पर सीधे तौर पर अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164 ये कहता है, मतलब इसकी जो आप मूल वो पढ़ेंगे स्टेटमेंट, वो यही है कि राज्यों में किस प्रकार से मंत्रिपरिषद का गठन हो सकता है और क्या है मंत्रियों के लिए वहाँ राज्यों में क्या प्रावधान रहेंगे, किस प्रकार राज्यपाल को कौन सलाह देगा, है ना। ये सारी चीज़ें हैं तमाम, तो आप देखिएगा, उसको भी ज़रूर पढ़िएगा। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। पर्याप्त जानकारी आपने प्राप्त की। डेली हमारे वीडियोस के माध्यम से हम पूरे यूपीएससी सीएससी के सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। बाकी आप लोगों का सपोर्ट निरंतर बना रहता है, तो हमको ऐसी प्रेरणा मिलती रहती है कि काम निरंतर जारी हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक